नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए इससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में संविधान पर हो रही विशेष चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे हिस्सा। चर्चा का आज दूसरा और अंतिम दिन। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे 129वां संविधान संशोधन विधेयक। बिल में एक देश एक चुनाव का है प्रस्ताव। राज्यों के मुख्य सचिवों के चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है मुख्य उद्देश्य। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर। जगदलपुर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और सुरक्षा शांति से संबंधित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और यूपी के संभल में मस्जिद, मदरसों और घरों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का खुलासा। जिलाधिकारी ने कहा, कानून के तहत होगी कार्रवाई। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा को लोकसभा में आज आगे बढ़ाया जाएगा। आज चर्चा का दूसरा और अंतिम दिन है। आज इस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। संविधान पर विशेष चर्चा के लिए आज शनिवार को भी विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। सत्ता पक्ष की ओर से कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी। लोकसभा के बाद 16 और 17 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का दिन तय है। और वहीं लोकसभा में सोमवार यानी 16 दिसंबर को एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने का बिल भी सोमवार को सूचीबद्ध किया गया है। मोदी कैबिनेट ने पिछले हफ्ते इस बिल को मंजूरी दी थी। विधेयक में 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। सरकार इससे जुड़े बिल को संसद में पेश करके संविधान के 4 अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव करेगी। ये 4 अनुच्छेद हैं 82A, 83, 172, 327। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी गठित की थी, जिसने इसी साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, संविधान के विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप समेत कई जानकार शामिल किए गए थे। वन नेशन वन इलेक्शन का टीएमसी और कांग्रेस द्वारा विरोध करने पर भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद सुमित्रा खान ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी पहल है। वन नेशन वन वोट, इसमें होने से क्या होता है, जितने सारे सरकार का खर्चा, पब्लिक का हैरेसमेंट, जितने सारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, क्लार्क होते हैं, ड्राइवर होते हैं, सब का हैरेसमेंट होता है। बार बार इलेक्शन का मतलब अच्छा नहीं होता, देश आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक देश एक वोट, ये हमारा बिल आएंगे तो सबसे अच्छा होगा, और देश के लिए भी अच्छा होगा, समय के लिए भी अच्छा होगा। और आइए रुक करते हैं, लोकसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। खासतौर से अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन का व्यापक विषय उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना तथा जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना है। व्यापक विषय के अंतर्गत 6 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इनके अंतर्गत विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण, गैर कृषि, शहरी, नवीकरणीय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था को विस्तृत चर्चा के लिए चिन्हित किया गया है। विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर 4 विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा भोजन के दौरान कृषि में आत्मनिर्भरता, खाद्य तेल और दालें, आबादी के लिए देखभाल, अर्थव्यवस्था, पीएम सूर्य घर, निःशुल्क बिजली योजना कार्यान्वयन और भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में प्रत्येक विषय के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को भी प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि राज्यों में पारस्परिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्र विशेषज्ञ
और अन्य गणमान्य उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 17 लाख फर्जी मतदाता हैं। सुकांत मजूमदार ने कहा कि चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी दी गई है और निवेदन किया गया है कि इन डुप्लीकेट नामों को पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हटाया जाए। हमने पश्चिम बंगाल की तरफ से ओम पाठक जी हमारे पार्टी की तरफ से जो देखते हैं इलेक्शन कमीशन, और अमित मालवीय जी जो हमारे इंचार्ज है, उनके सहित मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया। पूरे पश्चिम बंगाल में 17 लाख से भी ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स है। उसमें 34,000 ऐसे वोट है जो एपिक नंबर डुप्लीकेट है, और बाकी 16 लाख से ऊपर नाम ऐसे पाए गए हैं जिसमें एपिक नंबर अलग है लेकिन नाम सेम है, रिलेटिव का नाम सेम है, एड्रेस सेम है, और उसके साथ साथ जो एज है एज ही सेम है। इट कैनॉट बी ए कोइंसिडेंट, और इन सब का रिप्रेजेंटेशन हमने इलेक्शन कमीशन को दिया है और उन्हें अनुरोध किया है जो डुप्लीकेट नेम्स है, 17 लाख डुप्लीकेट नेम, ये पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हटाया जाए। और आखिरकार अल्लू अर्जुन को आज सुबह जेल से रिहाई मिल गई। अल्लू अर्जुन के पिता और ससुर उन्हें लेने हैदराबाद के चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल पहुंचे। जमानत मिलने के बावजूद कल पूरी रात उन्हें हैदराबाद के चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में बितानी पड़ी। पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के दौरान महिला की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन को कल गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद हैदराबाद की एक अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, लेकिन जल्द ही जमानत भी मिल गई। लेकिन इसके बाद भी उन्हें जेल में रात गुजारनी पड़ी थी। वहीं थिएटर में जान गंवाने वाली महिला रेवती के पति भास्कर ने कहा कि इसमें अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है। वे अपनी पत्नी की मौत के लिए एक्टर को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस घटना के संबंध में दर्ज कराया गया अपना मामला वापस लेने के लिए तैयार हैं। इस बीच अल्लू के वकील ने कहा कि देरी से रिहाई के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। Despite receiving the order copy, they did not release. You should question the government and the department why they have not released the accused. High Court order is very specific that forthwith the moment you receive the order, you have to release an essay. This is an illegal arrest, illegal detention. We will take legal steps on it. हैदराबाद में जेल से रिहा होने के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो ठीक है। अल्लू ने कहा कि वो कानून का सम्मान करते हैं और वो आगे भी सहयोग करते रहेंगे। अल्लू ने एक बार फिर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए उन्हें खेद है। वो पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनके लिए जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। Law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And members of the Constituent Assembly and also the drafting committee for the Constitution of India. आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है आज। Thank you, sir. आपका सर कपड़ों पे आपका नजर बहुत कम जाते हैं, आज आपका नजर गया, धन्यवाद सर। सर कल बहुत अच्छा डिबेट हुआ और हमारे विपक्ष और ट्रेजरी बेंच से सबने अपने बात रखे हैं। थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, आइडियोलॉजी ओपिनियन होते हैं, मगर अपना बात रखा। और सर मैं भी कुछ तर्क के साथ अपने पार्टी की ओर से इस महान सदन में अपना बात रखना चाहता हूं। ओरिजिनली सर 389 मेंबर्स चुने गए थे संविधान सभा के लिए, और बाद में जाकर के पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग के बाकी मेंबर्स सब विड्रॉ हो गए, तो रह गए थे 299 मेंबर्स। और 299 मेंबर्स ने टोटल उसमें 15 महिलाएं और 8 मेजर कमिटियां और 13 माइनर कमिटियां गठन करके 2 साल 11 महीने 18 दिन कुल मिलाकर के 11 सेशंस और 165 दिन काम करके ये महान संविधान का रचना हुई है। इसमें संविधान का रचना करते समय हम लोग को ये भी रखना चाहिए कि कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसा प्रतीक जिसका संविधान में, संविधान के किताब में और बाद में हमारा देश का चिन्ह में उभर के सबके सामने में आए हैं। मैं सबसे पहले तो हमारा देश का महान जो इतिहास है उसके बारे में सिर्फ इसी चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ।
दुनिया का सबसे महान सम्राट में से एक अशोक सम्राट के जो अशोक स्तंभ है उस पे आधारित जो सारनाथ में बनी है, जो ओरिजिनली सारनाथ में था, बाद में जाकर के उसको सांची के स्तूपा कहा जाता है मध्य प्रदेश में। वहां अभी भी जाके देख के आ सकते हैं। मैं आज से 6 दिन पहले सांची खुद जाकर के दर्शन करके आए हैं। और जो हमारा तिरंगा झंडा में 3 कलर है, सबको मालूम है। बीच में सफेद कलर के बीच में जो धर्म चक्र है, हमारा जो धर्म चक्र का नीला रंग होने का कारण, वो भी हमको सबको मालूम है, मैं फिर भी जिक्र कर रहा हूं। उसको व्हील ऑफ लॉ, विधि का चक्र कहा जाता है, क्योंकि नीला रंग दर्शाता है आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय ध्वज के सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र स्थित होता है। वही उसमें बनी जो 24 तीलियां बनी है, वो है मनुष्य की 24 गुणों को दर्शाती है। ये सिंबल, क्योंकि हम इस महान देश का संविधान के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, तो उस संविधान का प्रेरणा कहां से मिला वो भी हमको नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक जो लोकतंत्र के बारे में बात करते करते उन्होंने कई बातें कही। एक कोट मैं आपके सामने में पेश करना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था, द इंस्टीट्यूशन where there are many rules for motions, resolutions, quorum, voting and counting of votes, Lord Buddha got this inspiration from the political systems of that time. उन्होंने मॉन्क का यूनियन को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से कंपेयर किया। और सर, बाबा साहब ने जब अपना संविधान का रचना का ड्राफ्ट करने का शुरू किया, उसमें कई कोट्स हैं। मैं कुछ देर में कुछ कोट्स को आपके सामने में पेश करना चाहूंगा। फिलहाल सर, कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट, जिस स्पिरिट से हम आज तक 75 वर्ष पूरा हो गए हैं, उसमें लिखा हुआ जो शब्द होते हैं, उसके अलावा संविधान का जो स्पिरिट है, उसको भी हमने कैसे मानते हुए आगे चलने का काम किया है। मैं फक्र महसूस करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ, उसने संविधान को उसी स्पिरिट को मानते हुए अपना सरकार का मंत्र को इस देश का सामने में रखा। और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस चीज को लेकर के हम सब भी फक्र महसूस करते हैं कि संविधान के स्पिरिट के अनुसार ही 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान का एडॉप्शन को इस वक्त हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला और एक आदिवासी है, जिसको इस देश का महामहिम राष्ट्रपति का पद पर आसीन होने का मौका मिला है। मैं जब बाबा साहब अंबेडकर को कोट करता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि ये मैं एक अधिकार के रूप में कोट नहीं कर रहा हूं, मैं दायित्व के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। क्योंकि अगर बाबा साहब अंबेडकर का वो स्पिरिट संविधान में नहीं होते, तो मैं भी आज इस महान सदन में कभी भी नहीं होते। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं, मैंने एरोप्लेन पहले देखा है, गाड़ी बाद में देखा है, क्योंकि मैं सांसद बनने के बाद ही गाड़ी का रास्ता बनाना शुरू हुआ। हमारा प्रदेश में कई गांव में 7-7, 8-8 दिन हम लोग पैदल चलते थे। और जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उस जगह में बैठने का मौका दिया जिस पद पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बैठे थे, जब मैं इस देश का कानून मंत्री बना, मैंने सबसे पहले उस कानून मंत्री के पद में बैठने से पहले ये समझने का कोशिश किया कि बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे, क्या क्या चीज और उसके सोच मन में था जो नहीं कर पाए,
और उसने अपना कार्य पूरा करने से पहले क्या क्या चीज उन्होंने आरंभ किया। वो सुबह मैं कानून मंत्री के पद पर जाने से पहले सबसे पहले मेरा मन में यह आया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश का पहला कानून मंत्री तो बना, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसका चर्चा लोगों के सामने में अक्सर नहीं होते हैं। जब कोई इंसान किसी पद से इस्तीफा देते हैं उसका बड़ा कारण होता है, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे जिन्होंने महान संविधान का रचना किया। इसको हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, और इतने कम समय में कानून मंत्री के पद से क्यों इस्तीफा दिया। तो मैंने ढूंढ करके वो पत्र जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पंडित नेहरू जी को लिखा, जो प्रधानमंत्री थे, उस पत्र को मैंने पढ़ा है। अब मैं पत्र को, लंबा पत्र है, पूरा जिक्र नहीं करना चाहूँगा, और उसके पत्र में 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से वो भी मैं कुछ देर में मैं जिक्र करूँगा। अभी मैं सबसे पहले इस बात से मैं शुरू करूँगा कि आप हो या हम सब फक्र महसूस करते हैं इस देश का नागरिक होने का, क्योंकि हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है। उस संविधान में सब कुछ है। मैंने बीते सालों में दुनिया का कई संविधानों का भी मैंने परखने का कोशिश किया है, प्रावधानों का भी, और हमारा संविधान का प्रावधानों को भी मैंने बारीकी से देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं इसमें पार्टी उस पार्टी इस पार्टी का सवाल नहीं है, हम सब भारतीय हैं और इस संविधान को लेकर के हम लोग गौरव महसूस करते हैं। इसमें बाकी का तो छोड़ दीजिए, मैं 1-2 जो आर्टिकल का स्पिरिट को, मैं जिस स्पिरिट को जिक्र किया था सबसे पहले, उसको यह अंगीकृत किया गया था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में किसी भारतीय को, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जात का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई सवाल नहीं, हर एक भारतीय को बराबर का दर्जा देने का सबसे पहले आर्टिकल 15 में जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 में सबको बराबरी का मौका देने का, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, इसका भी वहां मेंशन किया गया है। फिर माइनॉरिटी का हम लोग बात करते हैं। मैं खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूं, और आर्टिकल 25 में बाकी सब हिंदू हो या कोई भी, हमारे 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू को मिला के 7 है, सबको अपना धर्म मानने का, प्रैक्टिस करने का और दूसरा को बताने का आज़ादी संविधान ने दिया गया है। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए भी प्रावधान दिया गया है। फिर आर्टिकल 30 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का राइट्स के बारे में भी पूरा जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ कंपेयर करना हमको जरूरी इसलिए है कि जो हमने किया इस देश में, चाहे कांग्रेस का सरकार हो चाहे हमारे सरकार हो, सबने अपने अपने तरीके से काम किया है। जो माइनॉरिटी कमीशन यहाँ बनाया गया है उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट। मैंने चेक किया है, किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है। हमारे देश में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं, उसके लिए एफर्मेटिव एक्शंस का जो प्रावधान है वो भी दूसरे देशों का तुलना में कई अधिक प्रावधान हमारे देश में रखा गया है। कई काम कांग्रेस ने भी किया है माइनॉरिटीज के लिए, मैं उसका नकारना नहीं चाहता हूं। मैं जो कह रहा हूं वो देश के प्रति हम लोग का जो एक सोच रखना चाहिए उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं। कई कानून है, पूरा मैं बोलना नहीं चाहता हूं। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955, आनंद मैरिज एक्ट 1999, पारसी मैरिज एक्ट, डाइवर्स एक्ट 1936, जैना सक्सेशन एक्ट 1928। इस तरह का स्पेसिफिक माइनॉरिटीज के लिए कानून हमारा देश में बनाया हुआ है। आज मैं जिस मंत्रालय को देख रहा हूं, अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से
6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए कई स्कीम चल रहे हैं। स्कीम का नाम यहाँ जिक्र करने का जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आंसर या चर्चा आएगा तो हम जरूर विस्तार से बताएंगे। कई ऐसे स्कीम है, मैं खुद अभी जब संसद नहीं चलता है तो जगह जगह जा करके हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से मैं मिलता हूं और पूछता हूं आपके लिए जो प्रावधान भारत सरकार ने किया है कितना लाभ आपको मिला है, अगर नहीं मिला है तो हमको क्या करना चाहिए, हम सुझाव भी लेते हैं। साथ साथ सर मैं एक चीज को बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। हम सब मानते हैं कि हमारा संविधान खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और हम गौरव भी करते हैं, 75 साल पूरा भी हो गए हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको बोलते समय और लोगों के सामने में दर्शाते समय हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा तो ना हो कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उससे हमारा देश का छवि दुनिया के सामने में कहीं कम तो नहीं हो रहा है क्या? आप सोच के देखिए, हम जब से आज़ादी प्राप्त हुई तब से वोटिंग राइट से लेकर के जो प्रावधान मैंने गिना है सबके लिए है। आपको पता है अमेरिका में हमारे जो ब्लैक्स जिसको कहते हैं रंग वाला, उनको वोटिंग राइट 1965 में मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, वहां उस समय बोलते थे, वही बता रहा, आप ध्यान से नहीं सुना। तो यहाँ पे किरण रिजिजू जो हैं वो संविधान के ऊपर चर्चा लगातार कर रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से जो हमारा देश का संविधान है और ख़ासतौर से विश्व में लोकतंत्र की जब बात की जाती है तो उदाहरण इसका दिया जाता है सबसे ज़्यादा खूबसूरत, और कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें इसकी जो खूबसूरती है निकल कर आती है और उस पर एक सार्थक चर्चा जो है वो लगातार कर रहे थे। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि जब हम राष्ट्रीय ध्वज की हम बात करते हैं, इसी से जो प्रेरणा ली गई है संविधान के लिए, और इस ध्वज में फिर चाहे हम अलग अलग रंगों की बात करें या जिस तरीके से बीच में जो चक्र है और उस चक्र की भी जो 24 तिलियाँ हैं वो मनुष्य के जो अलग अलग गुण हैं, 24 गुण हैं, उनको दर्शाती हैं। और उसी वजह से आज के समय में भी कहीं ना कहीं संविधान की जो आत्मा है उसके अनुसार ही सरकार काम कर रही है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास सरकार का मंत्र हमारे संविधान को दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाने का काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर इस बात का भी जिक्र किया कि जब बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दिया था, उससे पहले पंडित नेहरू को एक चिट्ठी उसमें लिखी गई थी। उन्होंने कहा कि चिट्ठी तो काफ़ी लंबी है, उसका विस्तार से मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात जो है उन्होंने इस दौरान कही और भी जो चर्चा है अब फिलहाल आने वाले समय में यहाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ में दिल्ली पुलिस और यूपीएसटीएफ ने आज सुबह मुठभेड़ में सोनू मटका को मार गिराया। दिल्ली की स्पेशल टीम ने शादरा स्थित फर्श बाजार इलाके में डबल मर्डर के आरोपी सोनू मटका का एनकाउंटर किया। ये मुठभेड़ बागपत मेरठ के पास हुई। मेरठ बागपत रोड पर हुई मुठभेड़ में पुलिस और वांटेड सोनू मटका के बीच 12 राउंड फायरिंग हुई। गोली लगने के बाद सोनू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बदमाश सोनू मटका पर दिवाली के दिन चाचा भतीजे की हत्या करने का आरोप था। घटना के बाद से ही पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। वांटेड सोनू मटका पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन बेहद सख्त है और लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर की मदद से सड़क, नालों, जलीय ढांचे पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। प्रशासन ने आज अगर बात करें तो सुबह जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में विद्युत विभाग के साथ मिलकर विद्युत चेकिंग अभियान भी चलाया। इस दौरान 250 से 300 घरों, मस्जिद और मदरसों से बिजली चोरी पकड़ी गई। मामला संभल सदर क्षेत्र के नखासा और दीपासराय का है। प्रशासन को एक मस्जिद से बड़ी मात्रा में बिजली के तार और अन्य उपकरण भी मिले हैं। इसी से आसपास के इलाके में बिजली चोरी की जा रही थी।
प्रशासन को अंदेशा है कि इस तरह और भी मस्जिदों में बिजली चोरी हो रही है। इससे पहले प्रशासन को बिजली चोरी की सूचना मिली थी। इसके बाद आज तड़के छापेमारी की गई। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि बिजली चोरी के खिलाफ ऐसा अभियान चलाएंगे कि एक भी घर में बिजली की चोरी नहीं हो सकेगी। हम पूरी टीम के साथ, मैं और कप्तान साहब और पूरी टीम हमारी ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच करने आई थी कि कहीं अनावश्यक रूप से शोर तो नहीं होता है क्या रिलीजियस और अदर प्लेसेस के ऊपर। तो इसी क्रम में जब हम नखासा चौराहे पर आए तो यहाँ पाया कि यहाँ चारों ओर बिजली चोरी हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और लगभग 15 से 20 घर और बिजली और रिलीजियस प्लेस जो यहाँ पे हैं वो सारे बिजली चोरी करते पाए गए हैं। तो हम जांच कर रहे हैं, सघन चेकिंग अभियान है और पूरी तरह से हम बिजली चोरी को रूट आउट कर देंगे, यहाँ से खत्म कर देंगे। नागपुर में कल देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का विस्तार होगा। पहले खबर आई थी कि कैबिनेट विस्तार 14 दिसंबर को मुंबई में होगा। राज्य का विधानमंडल का एक सप्ताह का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यहाँ फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शपथ ली है। राज्य में मुख्यमंत्री समेत कुल 43 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले फडणवीस दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तीनों दल के करीब 40 मंत्री, जिसमें बीजेपी के 21, शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 मंत्री शपथ लेंगे। तीनों सहयोगियों के सदस्य संख्या के आधार पर कैबिनेट फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया गया है। विधानसभा में बीजेपी के पास 132, शिवसेना के पास 57 और एनसीपी के पास 41 विधायक हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से नाना पटोले के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता विजय नामदेवराव पटदीवार का कहना है कि इस पर हाईकमान फैसला करेगा। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस के आलाकमान प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद नाना पटोले ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना लिखित इस्तीफा दिया। जो प्रदेश के जो नेता लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, जो प्रमुख होते हैं उनके हार के लिए भी जिम्मेदारी होती है, जीत के लिए भी जिम्मेदारी होती है। पार्लियामेंट में हम लोग सबने मिलकर पार्लियामेंट में ये किया, तो इनका स्वाभाविक है कि प्रदेश के अध्यक्ष होने से उनको श्रेय मिलता है, तो हार का भी श्रेय उनको जाता है, ये सब बोलते हैं। तो उनके उसको लेकर उन्होंने राजीनामा देने की पेशकश की होगी, वो निर्णय हाईकमान लेंगी। हमारी दिल्ली की जो निर्णय लेना है, निकालना है, रखना है, वो निर्णय उनका है। अब पेशकश की कहीं ना कहीं दो फूट नजर आती है कांग्रेस में हर जगह। वहीं बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ स्कूलों को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आज भी दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम समेत दिल्ली के कुछ स्कूलों को आज बम की धमकी वाले ईमेल मिलने की बात सामने आई है। स्कूलों में बम की धमकी वाले ईमेल की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमें स्कूलों में पहुंचकर कोने कोने की जांच कर रही हैं। पहले भी ऐसा कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हर बार ये मेल फर्जी ही साबित हुई है। राजधानी में कल एक बार फिर 30 से ज़्यादा स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से अफरा तफरी मच गई थी। सभी स्कूलों में पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम और डॉग स्क्वाड ने कई घंटे तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कुछ संदिग्ध बस नहीं मिली। यह धमकी महज एक अफवाह निकली थी। भारत की वित्तीय सहायता से नेपाल के काठमांडू में निर्मित सुषमा कोइराला मेमोरियल नर्सिंग कैंपस काठमांडू के परिसर और छात्रावास भवन को औपचारिक रूप से परिसर प्रबंधन को सौंप दिया गया है। नेपाल भारत विकास सहयोग के तहत 29.24 मिलियन नेपाली रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना को औपचारिक रूप से परिसर प्रबंधन समिति को सौंप दिया गया। इस परियोजना को एक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के रूप में लिया गया था और काठमांडू के जिला समन्वय समिति के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। बनाई गई व्यवस्था काठमांडू में सुषमा कोइराला मेमोरियल नर्सिंग कैंपस के छात्रों को पेशेवर नर्सिंग शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने में उपयोगी होगी और सीखने के लिए बेहतर माहौल बनाएगी, साथ ही शिक्षा क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देगी। सुषमा कोइराला मेमोरियल नर्सिंग कैंपस की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। ये तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबंध है। ये कैंपस नर्सिंग में 3 साल का प्रवीणता प्रमाण पत्र स्तर का कोर्स कराता है और हर साल 120 प्रशिक्षित नर्स तैयार करता है। और बात नौसेना के बेड़े को लेकर, दरअसल नौसेना के नए सर्वेक्षण पोत निर्देशक को 18 दिसंबर को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में
नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना का ये नवीनतम सर्वेक्षण जहाज निर्देशक लगभग 3800 टन के विस्थापना वाला है और 110 मीटर लंबा है। ये समुद्री जहाज 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित है। भारतीय नौसेना का ये नया जहाज बेहद अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और महासागरीय सर्वेक्षण उपकरण से सुसज्जित है। सर्वेक्षण पोत परियोजना का दूसरा जहाज निर्देशक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, नेविगेशन में सहायता करने और समुद्री संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये पूर्ववर्ती पोत निर्देशक के पुनर्जन्म का प्रतीक है। पहले पोत को 32 वर्षों की सेवा के बाद 19 दिसंबर 2014 को नौसेना के बेड़े से विदा कर दिया गया था। नौसेना के इस समुद्री जहाज का निर्माण GRSE कोलकाता में किया गया था और वहीं जहाज के निर्माण में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये उपलब्धि जहाज के डिज़ाइन और निर्माण में भारत की विशेषज्ञता और भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भरता की पुष्टि करती है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और इसमें नौसेना और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारी सहित विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आगे बढ़ें। आइए उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में संविधान पर विशेष चर्चा शुरू। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संविधान की आत्मा के अनुसार चल रही है सरकार। चर्चा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लेंगे हिस्सा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे 129वां संविधान संशोधन विधेयक। बिल में एक देश एक चुनाव का है प्रस्ताव। राज्यों के मुख्य सचिवों के चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है मुख्य उद्देश्य। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर। जगदलपुर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और सुरक्षा शांति से संबंधित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और यूपी के संभल में मस्जिद, मदरसों और घरों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का खुलासा। जिलाधिकारी ने कहा, कानून के तहत होगी कार्रवाई। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सीरिया की, जहां उथल पुथल के बीच सुरक्षित निकाले गए 7 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत सरकार की मदद से 7 नागरिक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। 7 नागरिकों ने मदद के लिए भारत सरकार का आभार जताया। लगभग 6 महीने से थे सीरिया में। वहाँ तो नॉर्मल था पोजीशन। जब इस तरह का मामला हुआ, जो आपस में विद्रोही और असद सरकार में जो लड़ाई हुआ, टकराव हुआ, उसके बाद हम लोगों की गवर्नमेंट एम्बेसी से कांटेक्ट किया और एम्बेसी ने हमसे बात किया और हम लोग के करीबी लोग जो हैं उन लोगों से भी बात की थी। तो मेरे से पहले 75 लोग निकल चुके थे। 2 लोग हम सिर्फ बाकी थे। एम्बेसी के अंदर लगभग 2 दिनों तक थे। उन लोगों ने जो भी मदद की बहुत अच्छा किया। 2 दिनों तक खाना पीना जो भी हो अच्छे तरीके से खिलाया पिलाया, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद हम वो कंपनी से बात की, वो टिकट मेरी कंपनी करवाई खुद की, 2 आदमी की। बाकी सब 75 लोगों की जो भी है लेबनान में थे उन लोगों का टिकट एम्बेसी के द्वारा हुआ। सब लोग से कांटेक्ट है और सारे लोग ग्रुप में हैं। लगभग 80 से 90 लोग हैं। बाकी सब लोग निकल चुके हैं। हम लोग हार्ट बीटिंग जो था एकदम अनकंट्रोल था पूरी तरीके से। अब जाके लगता है सुकून का नींद आएगा आज से। सीरिया में हम लोग अलिप्पो में गए थे, वतीन स्टील में गए थे। वहाँ पे हम लोग को प्लांट लगाना था। हम लोग गए थे वहाँ पे। तो जब वहाँ ग्रीक युद्ध स्टार्ट हुआ तो अटेंडम वहाँ पे हम लोग का ऑनर बोला कि ठीक है, ये जगह सेफ़ नहीं, आप लोग यहाँ से निकलो। तो उन्होंने हम लोग को वहाँ से दमस्कस के लिए शिफ्ट कर दिया। होटल में हम लोग थे। लोग आए, इंडियन एम्बेसी आए दमस्कस में। उन्होंने अपनी गाड़ी बुक की, हम लोग को सीधा लेबनान बॉर्डर लाया।
मोदी जी का बहुत थैंक है इसमें, क्योंकि उनका एक स्वैग है आउट ऑफ इंडिया में। वहीं भी पाकिस्तानी लोग थे, वहीं लेबनान के बॉर्डर पे 36 घंटे से वेट कर रहे थे, लेकिन उन लोगों का वीज़ा नहीं लग रहा था लेबनान के लिए। लेकिन हम लोगों का वीज़ा जो है 5 से 6 घंटों में तुरंत हो गया, चूँकि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा थी। जिस दिन हम आए थे उस दिन हमारे इंडियन 80 लोग थे हमारी टीम में, जिसमें हम लगभग जम्मू कश्मीर के हमारे 44 बंदे थे। तो हमारी बहुत ज़्यादा लोग थे, एक आदमी पे भी 5-10 मिनट लगे तो उतना लग जाता है, और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ था बॉर्डर पे। तो इंडियन एम्बेसी उसके बाद हम लोग को 5 स्टार होटल में रखा बढ़िया से 3-4 दिन, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। खाना पीना खिलाया उलाया, मस्ती में रखा, एकदम दोस्त के थोड़ा। एम्बेसी के लोग थे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारी वहाँ पे। लगभग 6 महीने से थे सीरिया में, वहाँ तो नॉर्मल था पोजीशन। जब इस तरह का मामला हुआ है यहाँ ग्लेन बिजनेस के थ्रू हम अगस्त में गए थे सीरिया, तो वहाँ पे 4 मंथ ड्यूटी किए। अचानक अपना प्लांट में हम लोग जॉब ही कर रहे थे, एक बाद अचानक रॉकेट दिखाई दिया, पूरा रॉकेट 2-2, 3-3 रॉकेट चलने लगा प्लांट से। तो हम लोग अपना ये रॉकेट जब चलने लगा तो अपना एम्बेसी को इन्फॉर्म किया हम लोग। बाकी वहाँ पे हालात बहुत क्रिटिकल है। पर डे ऐसा कोई रात ना हो जो रात में हम लोग रॉकेट की आवाज़ ना सुने हों, गोली बंदूक की आवाज़ ना सुने हों। लेकिन हम लोग एम्बेसी को कांटेक्ट किए तो एम्बेसी हम लोग को सेफ जोन में लेकर गया, कोई ख़तरा नहीं था। बहुत सपोर्ट करा हम लोगों की एम्बेसी ने, बहुत अच्छे होटल में रखा, खाना अच्छे से खिलाया, लोग हर चीज़ की फैसिलिटी दी। वहाँ बहुत ही बुरा हाल था, बहुत बुरा बोले तो बहुत ही ज़्यादा। कभी ऐसा देखे नहीं हम लोग तो इंडिया में दीपावली का ही रॉकेट देखे, वहाँ रियली रॉकेट देखे, और गोलियों की आवाज़ सुन के अभी भी धक धक हो रहा है वो सब सोच के। तो मैं बता नहीं पा रहा कि कैसा था। हमारी इंडियन एम्बेसी बहुत सपोर्ट करी, इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू। हम लोग वहाँ सीरिया में हालात ख़राब होने के बाद मतलब एम्बेसी से हम लोगों को फ़ोन आया कि मतलब आप लोग यहाँ से निकल जाइए। तो फिर हम लोग उस आंखों से देखी, मतलब 3-4 किलोमीटर दूर पे मतलब गोला बारूद फट रहे थे, उसको देख के हालत बहुत ख़राब था। उसके बाद एम्बेसी से फ़ोन आया, उसके बाद हम लोगों को बेरूत शिफ्ट किया गया। उसके बाद वहाँ 4-3 दिन रखने के बाद हम लोगों का टिकट कराया गया है, टिकट करा के यहाँ लाया गया है। मोदी जी के लिए हम लोग बहुत आभारी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात अगर की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इस बार मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए जंगली मुर्गा मुसीबत बन गया। दरअसल मुख्यमंत्री शिमला की चौपाल विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम इलाके कुपवी के दौरे पर थे। उन्होंने कुपवी के टिक्कर गांव में रात बिताई। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ डिनर भी किया। इस बीच मुख्यमंत्री के डिनर के मेन्यू की लिस्ट किसी ने लीक कर दी। इस लिस्ट में जंगली मुर्गा भी शामिल था। सोशल मीडिया पर मेन्यू की लिस्ट अब वायरल हो रही है। हिमाचल में जंगली मुर्गा मारने पर प्रतिबंध है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के अनुसार जंगली मुर्गे को मारना एक अपराध है। अब सवाल उठ रहा है कि जिस जानवर को मारना अपराध है उसे सीएम के डिनर के मेन्यू में कैसे शामिल किया गया है। बीजेपी अब सुखविंदर सिंह सुक्खू पर एक बार फिर से हमलावर हो गई है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कुकरू का व्यवस्था पतन जंगली राज में वाइल्ड लाइफ एक्ट नहीं लगता। सुधीर शर्मा ने अपनी पोस्ट के जरिए सरकार पर तंज कसा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम इंटर्नशिप योजना के लाभार्थियों की कहानी सोशल मीडिया पर साझा की और बताया कि योजना के पहले चरण के तहत लगभग 280 कंपनियां इस पहल में शामिल हो गई हैं और पूरे देश के 740 से अधिक जिलों से ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए हैं। इनमें से 570 से अधिक जिलों के लोग पीएम इंटर्न्स के रूप में शामिल हो चुके हैं। वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अपनी टैगलाइन सर्वश्रेष्ठ से सीखें के अनुरूप ये योजना अग्रणी कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करती है, मूल्यवान रोजगार संभावनाएं पैदा करती है। वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर के सामा जिले की 23 वर्षीय फार्मा ग्रेजुएट तन्नू रतन और आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के उदय किरण की यात्रा साझा की। चकजवाहर गांव की रहने वाली तन्नू रतन पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत जम्मू में एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में चेरू कुपल्ली गांव के 21 वर्षीय डिप्लोमा होल्डर उदय किरण मारुति सुजुकी इंडिया की इकाई में शामिल हो गए हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना की जानकारी के लिए आप वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर लॉगिन
कर सकते हैं। साथ ही टोल फ्री नंबर 1800116090 पर भी इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन केंद्र है और सरकार का लक्ष्य इसे दुनिया में नंबर 1 घरेलू विमानन केंद्र बनाने का है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शताब्दी समारोह के लोगों के अनावरण के कार्यक्रम में ये कहा कि उड़ान योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में भारत ने 600 से अधिक उड़ानें शुरू की हैं, जिससे करोड़ों लोगों को परिवहन मिला है। उन्होंने बताया कि इस योजना ने हवाई जहाज़ में हवाई चप्पल का सपना साकार किया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर कई पहलों की घोषणा की, जिनमें कोलकाता हवाई अड्डे के 100 साल पूरे होने के सम्मान में स्मारक टिकट और सिक्का जारी करना, आधुनिक हवाई अड्डे की वास्तुकला में परिलक्षित भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली कला पुस्तक का विमोचन शामिल है। कार्यक्रम में बताया गया है कि उड़ान योजना के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों की विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोलकाता हवाई अड्डे पर अनोखा उड़ान यात्री कैफ़े भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ये कैफ़े किफ़ायती मूल्य के साथ क्यूरेटेड मेन्यू पेश करेगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि यात्रियों को कम लागत दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। भारत का एग्रोकेमिकल सेक्टर अगले वित्त वर्ष में 7 से 9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। क्रिसिल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में सेक्टर की वृद्धि दर 5 से 6% रहने का अनुमान जताया है। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार इस वृद्धि की वजह स्थिर घरेलू मांग और निर्यात के वॉल्यूम में रिकवरी होना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑपरेटिंग मार्जिन में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ये 100 आधार अंक बढ़कर 12 से 13% हो गया है। हालांकि अब महामारी के पूर्व के स्तर 15 से 16% से कम है। इससे कंपनियां पूंजीगत व्यय को लेकर सतर्क रहेंगी और अपनी नकदी प्रवाह और बैलेंस शीट को स्थिर रखने के लिए कार्यशील पूंजी के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेंगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वित्त वर्ष में कंपनियों की घरेलू स्तर पर आय में 8 से 9% का उछाल देखने को मिल सकता है। इसकी वजह अच्छा मानसून और बांधों में पर्याप्त पानी होना है। इससे कृषि उत्पादन में भी इजाफा हो सकता है। भारतीय वायुसेना में हथियार प्रणाली शाखा के 13 अधिकारियों का पहला बैच डुंडिगल में वायुसेना अकादमी संयुक्त स्नातक परेड के दौरान शामिल हुआ। अकादमी में सैन्य सटीकता के लिए मान्य 214वें कोर्स के प्रशिक्षण के बाद 26 महिलाओं सहित कुल 204 फ्लाइंग कैडेट्स को भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में कमीशन दिया गया। परेड के दौरान भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल से 9 अधिकारी प्रशिक्षु और मित्र देश वियतनाम से 1 अधिकारी भी पास आउट हुए, जिसकी समीक्षा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने की। समारोह के दौरान समीक्षा अधिकारी एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने स्नातक प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति कमीशन प्रदान किया। इस कार्यक्रम में फ्लाइट कैडेट्स के साथ ही भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों और 1 मित्र विदेशी देश के अधिकारी को उनके प्रशिक्षण के सफल समापन पर विंग्स और ब्रेव्स प्रदान किए गए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा और लोगों की सेवा उनका प्रथम कर्तव्य है। This is a culmination of years of perseverance and structured training as a cadet or flight cadet, but in reality, it is just the beginning of new learning, beginning of a life full of enriching experiences. You will be constantly pressed to expand your horizons, increase your limits, discover new skills and capabilities. You will operate and maintain sophisticated aircraft and systems worth hundreds and crores of rupees. To remain abreast of the latest as you grow in service, the quest for knowledge should remain forever. The oath you took today, bearing allegiance to the Constitution of India, is a commitment for life. Work honestly and faithfully with utmost dedication and integrity throughout your career. Now onwards, you live not for yourselves, but for others. The interests of your nation, the interests of the men and women placed below you will come first always. Your own safety, welfare and comfort will come last, always and every time. You are the future leaders and commanders, not just air warriors, future leaders and commanders, and you will chart the destiny of Indian Air Force. बात छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ सरकार का 1 साल पूरा होने पर जनादेश पर्व मनाया जा रहा है। पिछले साल
3 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। इस चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जनादेश के साथ सत्ता में वापसी की थी। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जनादेश पर्व का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम विष्णुदेव साय ने की और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरा होने पर जनादेश पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना पर कांग्रेस जनता को बरगला रही है कि ये योजना बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना बंद नहीं होगी, इससे कांग्रेस का भविष्य बंद हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का नियत, नीति, कार्यक्रम ये साफ दिल से छत्तीसगढ़ की जनता को सेवा करने के लिए समर्पित है। हम सत्ता का जनता की सेवा के लिए उपयोग करने आए हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता का उपभोग करने के लिए आए। आपने विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया, पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू कर दी और महतारी वंदन योजना को भी उसकी पहली किस्त देने की तैयारी कर दी। ये फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 1 साल में सरकार ने राज्य को विकसित करने का प्रयास किया और पीएम मोदी की गारंटी को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जब तक रहेगी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलता रहेगा। 10 महीना के हम दे चुके हैं और 6,530 करोड़ रुपया ये 10 महीना में हमारे माता बहनी मन के खाता में जा चुके थे। आज विपक्षी मन के द्वारा अफवाह फैलाई जाते ये महतारी वंदन योजना ज्यादा दिन करने वाला नहीं है, लेकिन मैं आप मन आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही कि महतारी वंदन योजना बंद करने वाला कोई मान के लाल मैदान नहीं। छत्तीसगढ़ अगले साल अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा। इस मौके पर अगले साल को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। साथ ही ये फैसला लिया गया कि अब से हर साल 3 से 13 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में जनादेश पर्व मनाया जाएगा। पिछले साल 3 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। इस चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जनादेश की सत्ता में वापसी की थी। बीजेपी की जीत के 1 साल होने पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार जश्न मना रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल का रिपोर्ट जनता के सामने पेश किया है। सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो सीधे जनता के आम लोगों से जुड़े हुए हैं। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज छत्तीसगढ़। और बात मध्य प्रदेश की, जहां खरगोन क्षेत्र में स्थित नर्मदालय संस्था द्वारा ग्रामीण और किसानों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक अद्भुत प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यमियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लेपा पुनर्वास क्षेत्र में स्थित निमाड़ अभ्युदय संस्था नर्मदालय द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको किसान अधिवेशन का नाम दिया गया। इस सम्मेलन में नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के युवा उद्यमियों ने उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर पर्यावरण के अनुकूल, दैनिक जीवन के लिए उपयोगी और सस्ते दामों में ही उपलब्ध होने वाली विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन किया। यहाँ रखा हुआ है, ये इसमें होल है, इसका मल्टीपल यूज हो सकता है। एक तो ये चूल्हे में जलाने के लिए है, इसमें अगर ये छोटा वाला बनाएंगे तो इसको हवन में या धूप जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बनाने के लिए हमने ये वाली मशीन यूज़ की है और ये मशीन बिजली के बिना मतलब हाथ से चलेगी। इसमें जो भी हमारा एग्रीकल्चर का वेस्ट आता है या फसल काटने के बाद जो बचता है काड़ी कचरा, वो बारीक करके और इसमें गाय या भैंस के गोबर के साथ मिलाकर बनाया हुआ है। इस प्रदर्शनी में नागपुर की VNIT संस्था द्वारा गांव के किसानों के लिए बहुत ही किफायती आवश्यक कुछ औजार भी प्रदर्शित किए गए। हम लोगों ने एक छोटे छोटे इन्वेंशंस किए हैं, जैसे कुम्हारों के लिए लगने वाली एक टूल किट बनाई है
और फार्मर्स या आप किसानों को लगने वाली कुछ नीड बेस्ड औजारों को बनाया है हम लोगों ने, जो सस्ती भी है उनके लिए। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, काम आसानी से हो रहा है, फिनिश अच्छी आ रही है एंड प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी वो ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। तो ये हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि जब वो उनको व्हील देते हैं विश्वकर्मा स्कीम के अंदर, तो इसके साथ ये पॉटरी किट भी उनको दी जाए। फिर कुछ किसानों को लगने वाले सहूलियत के हिसाब से औजारों को हम लोगों ने मॉडिफाई किया हुआ है। अगर आप ये देखोगे तो ये है गन्ने को काटने का और उसकी पत्ती निकालने के लिए बनाया हुआ औजार। एक ही औजार से दोनों काम होते हैं, आपका गन्ना भी कट जाएगा और आपकी पत्ती भी आसानी से उससे निकल जाएगी। आधे से ज़्यादा काम जो औरतें करती है या किसान करते हैं खेत में, वो बैठ के करते हैं, तो उनको पीठ के प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, तो बहुत जल्दी उनको प्रॉब्लम्स होना चालू होते हैं। तो आप देखोगे ये एक सिंपल सा घास कटर है, खड़े होके भी इससे आप इसका घास आसानी से काट सकते हो। एक साइकिल बनाई है जो इलेक्ट्रिक प्लस सोलर है एंड ये स्मार्ट साइकिल है, मतलब इसकी जो चार्जिंग है वो सोलर से भी होंगी, बैटरी से भी होंगी एंड पैडलिंग से होंगी। वो नियरली 25 किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर एक कंप्लीट चार्ज पे जाती है एंड इसकी जो स्पीड है 25 to 30 किलोमीटर पर आवर वो करती है। गांव में आयोजित किए जाने वाले इस प्रकार की प्रदर्शनियों के माध्यम से जहां एक ओर गांव का किसान सशक्त हो रहा है, तो वहीं शिक्षित युवाओं को प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रोजगार के साधन भी मिल रहे हैं। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और बात वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, जहां तीसरी वर्षगांठ कल बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। 3 सालों के दौरान 14 करोड़ के अधिक श्रद्धालु दर्शन यहां कर चुके हैं। धाम क्षेत्र सहित मंदिर परिसर की सजावट के साथ ही मंदिर परिसर में यज्ञ हवन किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 3 साल पूरे होने पर काशी विश्वनाथ न्यास द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। मंडलायुक्त कौशल शर्मा के हाथों बीएचयू के सुंदर अस्पताल के तीमारदारों के लिए भोजन की गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 3 वर्ष के दौरान 14 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया है, जिससे मंदिर सहित पूरे बनारस की आर्थिक स्थिति में इजाफा हुआ है। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से किया गया था। और हैदराबाद में जेल से रिहा होने के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो ठीक हैं। अल्लू ने कहा कि वो कानून का सम्मान करते हैं और वो आगे भी सहयोग करते रहेंगे। अल्लू ने एक बार फिर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए उन्हें खेद है, वो पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनके लिए जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film, and there was an accident. That is totally unintentional. And I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person. It's a very, very, very challenging situation for the family. It's a very, very challenging situation for the family. And Ante, I just thank you for all your love and prayers for everybody, from all the fans across and for all the people across. Thank you. Thank you so much. देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज आयोजित गरिमामय पासिंग आउट परेड ने देश को 456 नए सैन्य अधिकारी सौंपे। अकादमी के ऐतिहासिक चैतपुर भवन के सामने डिल स्क्वायर पर हुई इस परेड में भारतीय सेना के लिए 456 और मित्र देशों की सेनाओं के लिए 35 अधिकारी समेत कुल 491 अधिकारी कैडेट्स ने अपने प्रशिक्षण का अंतिम चरण पार किया। इस ऐतिहासिक परेड में नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी ली। अनुशासन, समर्पण और गर्व की झलक प्रस्तुत करती इस परेड ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तमाम गणमान्य व्यक्तियों, विदेशी मेहमानों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और कैडेट्स के परिजनों की मौजूदगी में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने गर्व और प्रेरणा का माहौल बनाया। रिव्यूइंग ऑफिसर ने कैडेट्स के अनुशासन और परिश्रम की सराहना की और उन्हें उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। डी गुकेश के विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर चेन्नई स्थित उनके विद्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। विद्यालय से जुड़े सभी लोगों को बेहद खुशी है कि उनके विद्यालय का छात्र दुनिया का सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बना है। So it
it is truly such an inspiring thing to know that our beloved student Gukesh has become the world chess champion, and it is an opportunity to study in the same school that he did. Our school helps us both in our sports and our academics and helps us balance everything. Velamal Nexus extend the warmest congratulations to Gukesh and his historical achievement in World Chess Championship 2024. So as we just got this is information yesterday, so from this moment we are in unexplainable that enjoyment and also this excitement at present. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर डी गुकेश को बधाई दी। खेल मंत्री ने कहा कि गुकेश की ऐतिहासिक उपलब्धि से देश के और भी युवा प्रेरित होंगे। गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 18 वर्ष की कम आयु में जीत के बहुत बड़ी सिद्धि हासिल करी है, अपना स्वयं का और देश का गौरव बढ़ाया है। मैं गुकेश को हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूं और उसमें से प्रेरणा लेके हमारे देश के यंग एथलीट आगे बढ़े और प्रगति के रास्ते पे अपने के लिए भी सफलता को हासिल करे, ऐसी अपेक्षा है। दक्षिण कोरिया में सांसद देश में मार्शल लॉ लगाने की राष्ट्रपति यून सुक येओल की कोशिश के बाद उनके खिलाफ दूसरे महाभियोग के प्रस्ताव पर आज संसद में मतदान करेंगे। मतदान भारतीय समयानुसार दिन में लगभग 12:30 बजे शुरू होगा। प्रस्ताव पारित करने के लिए नेशनल असेंबली के 300 सदस्यों में से 200 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। इसके बाद ही ये मामला संवैधानिक अदालत में जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए विपक्षी सांसदों को यून सुक येओल के कंजर्वेटिव पीपल्स पावर पार्टी के 8 सांसदों को अपने पक्ष में लाना होगा। कल सत्तारूढ़ दल के 7 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करने का वायदा किया था। मार्शल लॉ लगाने को लेकर राष्ट्रपति यून को हटाने का पहला प्रयास असफल होने के 1 हफ्ते बाद इस मुद्दे पर अब दोबारा मतदान हो रहा है। राष्ट्रपति के खिलाफ यदि महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संविधान अदालत द्वारा उनके दोबारा स्थापित करने या हटाने का फैसला होने तक उनकी शक्तियां निलंबित रहेंगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में भी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।